बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं ज़िल्लुमा। और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तस्दीक है। मुल्जिम को पता है कि वो पूरे निजाम को शिकस्त देकर गया। मुल्जिम लंदन में बैठकर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा होगा। ये निहायत शर्मनाक बात है। इस मामले पर अदालत फैसला देगी कि अब क्या करना है। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तस्दीक है। मुल्जिम को पता है कि वो पूरे निजाम को शिकस्त देकर गया। मुल्जिम लंदन में बैठकर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा होगा। ये निहायत शर्मनाक बात है। इस मामले पर अदालत फैसला देगी। हाईकोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर ने साबिक वजीर आजम के वारंट गिरफ्तारी की अदम तामील की रिपोर्ट अदालत में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक लंदन एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पर पाकिस्तानी हाई कमीशन का नुमाइंदा दोबारा वारंट की तामील के लिए गया, लेकिन अपार्टमेंट्स पर मौजूद शख्स ने वारंट गिरफ्तारी वसूल करने से इनकार कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि इस सारी एक्सरसाइज का मकसद ये है कि कल मुल्जिम आए तो ये ना कहे कि इसे मालूम न था। मुल्जिम को पता है कि वो सारे सिस्टम को शिकस्त देकर गया है। वो वहाँ बैठकर पाकिस्तान के सिस्टम पर हंस रहा है। ये नहायत शर्मनाक बात है। इस मामले पर अदालत फैसला देगी। अदालत का कहना था कि नवाज शरीफ का बैरून मुल्क जाना पूरे निजाम की तस्दीक है। आइंदा वफाकी हुकूमत को भी ख्याल रखना चाहिए कि कैसे किसी को बाहर जाने देना है या नहीं। जितनी कोशिश एक मुजरम को वारंट पहुँचाने पर लग रही है, कई सालीन को रिलीफ दिया जा सकता है। हम लिख सकते हैं कि मुल्जिम नवाज शरीफ कहीं रूपोश हुआ है। दरखास्त गुजार नवाज शरीफ तो पूरी कौम से खिताब कर रहा है। अदालत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के कौंसल अताशी राव अब्दुल हन्नान का बयान रिकॉर्ड करने का भी फैसला करते हुए कहा कि वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करने की हदायत की। अदालत का कहना था कि आइंदा समाअत पर दफ्तर खारजा के अफसरान राव अब्दुल हन्नान और मुबशर अहमद का बयान रिकॉर्ड होगा। अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस पर नवाज शरीफ की जमानत मनसूख की दरखास्त भी समाअत के लिए मंजूर कर ली और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 7 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। अदालत ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत भी 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। नवाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से खिताब। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर अफसोस का इजहार, तब्दीली का भी नारा लगा दिया। कहा कौम फैसला कर ले तो तब्दीली चंद हफ्तों में आएगी। तब्दीली जरूर आएगी। सिलेक्टेड वजीर आजम ना अहल है। जो कुछ हो रहा है इससे जज्बा मजीद बढ़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ मर्द मैदान है, मुश्किलात के सामने सर नहीं झुकाया, हम आज़ाद शहरी हैं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ सलूक पर दुखी हूँ। हमारे बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है, तारीख में ऐसा रवैया किसी के साथ नहीं रखा गया। जो कुछ हो रहा है इससे हमारे जज्बे मजीद बढ़े हैं। हम अपनी जद्दोजहद मजीद तेज कर देंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शुएब हाशमी से। शुएब हाशमी, बताइएगा कि मजीद नवाज शरीफ का क्या कहना था। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मुनक्कद हुआ। मियां नवाज शरीफ ने अपने रहनुमाओं से तकरीबन 42 मिनट जो है वो खिताब किया। अपने खिताब में मियां नवाज शरीफ का कहना था कि वो शहबाज शरीफ के जज्बे की कदर करते हैं और उन्हें सलूट करते हैं। उन्होंने सख्तियाँ जो हैं वो बर्दाश्त की। इसके साथ उनका कहना था कि तब्दीली जो है वो चंद हफ्तों में ही आएगी। हुक्मरान जो है उन्हें घर जाना होगा। इसके अलावा उन्होंने अपने पार्टी रहनुमा जो हैं उन्हें उनके जो खदमात उन्होंने अंजाम दी हैं उस पर उन्हें खराज तहसीन भी पेश किया। इसके साथ से आपको बताता चलूँ कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास अभी भी जारी है। अब से कुछ देर कबल मरियम नवाज ने इस इजलास खिताब किया है, जिसमें उनका कहना था कि वोट किसी और के नाम डाला जाता है लेकिन वोट निकलता किसी और के नाम का है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में कठपुतली निज़ाम जो है वो मजीद कठपुतलियों को ही जन्म देगा। तहम शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर उन्होंने भरपूर उसकी मजम्मत की। इसके इजलास के दौरान जब मियां नवाज शरीफ की तकरीर जो है जब खत्म हुई तो उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन शाहिद खाकान अब्बासी बाहर आए और उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से कुछ गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर आज का इजलास बुलाया था। तहम नवाज शरीफ ने मुल्क की सूरत हाल के जिम्मेदार की सारी जिम्मे 2018 के मुतनाज़ा इंतखाबात पर रखी है। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम की जिंदगी को मुश्किल से मुश्किल तर बना दिया है। ताहम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हमने मुल्क में जमहूरियत और आमियत का डट के मुकाबला करना है। तहम उनका कहना था कि दुनिया में आज़ादी जो है वो बढ़ रही है लेकिन पाकिस्तान में कम हो रही है। इसके साथ
ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ایک سوال کے جواب میں شاہد خاقان نفاسی کا کہنا تھا کہ 11 اکتوبر کو پہلا جلسہ کیا جا رہا ہے، جس کے بعد مزید جلسے ہوں گے، جلوس ہوں گے، ریلیاں نکالی جائیں گی اور لانگ مارچ جو ہے وہ کیا جائے گا۔ مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، تاہم آج کے اجلاس میں جو گزشتہ روز ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس ہوا تھا اس میں جو چیزیں طے پائی گئی تھیں اس کے مشاورت کی جا رہی ہے۔ نواز شریف کا کہنا تھا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ساتھی جرأت سے حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ شعیب ہاشمی تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کا منی لانڈرنگ قانون بھی طاقتوروں کو نہیں پکڑ سکتا۔ پاکستان میں ایلیٹ کلاس کے لیے ہی پالیسیز بنائی گئی۔ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے ملک میں تعلیم کا نظام بھی یکساں نہیں۔ تعلیمی نظام میں تفریق ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ انصاف اور ترقی کے کم مواقع سے معاشرے پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، معاشرے پر یہ برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ملک کا منی لانڈرنگ قانون بھی طاقتوروں کو نہیں پکڑ سکتا۔ پاکستان میں ایلیٹ کلاس کے لیے ہی پالیسیاں بنا لی گئی ہیں، جبکہ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ بدقسمتی سے ملک میں تعلیم کا نظام بھی یکساں نہیں۔ تعلیمی نظام میں تفریق ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ انصاف اور ترقی کے کم مواقع سے معاشرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم نے ہمارے جو پلاننگ کی گئی وہ صرف ایک ایلیٹسٹ کلچر، ایلیٹ کیپچر، سارا کچھ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے کانسنٹریٹ ہو گیا۔ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز تھے، سارے بہترین علاج گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتا تھا۔ ہم سب، میں، میری فیملی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹلز غریبوں کے لیے رہ گئے اور پرائیویٹ ہاسپٹلز پیسے والے لوگوں کے لیے، جو کہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہی ہوا۔ تو یہ جو آج ہم نے یہ MOU وٹنس کیا ہے، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ وہ جو سب سے پیچھے علاقے ہیں ان کو ہم کنیکٹ کریں۔ کنیکٹیوٹی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لانے کے لیے۔ دنیا میں جب بھی کنیکٹیوٹی جاتی ہے تو خود ہی وہ علاقے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ گلگت بلتستان جب تک کاراکورم ہائی وے نہیں بنا تھا تو بالکل وہ ایک ایسی دنیا میں رہتے تھے لوگ کہ اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا باقی دنیا سے۔ وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو سربراہ پاک بحریہ تعینات کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم عمران خان نے تعیناتی کی منظوری دی۔ وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی 6 اکتوبر کو عہدہ سنبھالیں گے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو سربراہ پاک بحریہ تعینات کرنے کی منظوری۔ وزیر اعظم عمران خان نے تعیناتی کی منظوری دی۔ وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی 6 اکتوبر کو عہدہ سنبھالیں گے۔ امجد خان نیازی کو سربراہ پاک بحریہ تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی 6 اکتوبر کو عہدہ سنبھالیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی الوداعی ملاقات۔ آرمی چیف نے نیول چیف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ نیول چیف کی یادگار شہدا پر حاضری دی۔ الوداعی تقریب اور الوداعی ملاقات جاوید اقبال سے، جنرل قمر جاوید اقبال سے نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی۔ آرمی چیف نے نیول چیف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک بحریہ کی سربراہ GHQ آمد پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ جی ہاں، گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی کی الوداعی ملاقات، جبکہ آرمی چیف نے نیول چیف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاک بحریہ کے سربراہ کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا۔ نیول چیف کی یادگار شہدا پر حاضری بھی دی گئی۔ جی ہاں، نیول چیف کی یادگار شہدا پر حاضری بھی دی گئی۔ آپ کو ایک دفعہ پھر سے بتائیں کہ آرمی چیف نے نیول چیف کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور پاک بحریہ کے سربراہ کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا ہے۔ PDM کا حکومت کے خلاف جلسوں، ریلیوں اور مظاہروں کا پلان تیار کیا گیا۔ حکومت کے خلاف اکتوبر اور نومبر میں جلسے کرنے کی تجویز۔ پہلا جلسہ
11 जबकि दूसरा जलसा अक्टूबर के आखिर में करने की तजवीज। अक्टूबर के बाद 2 जलसे नवंबर में किए जाएंगे। दिसंबर से हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकालने का फैसला पीडीएम ने तमाम तजावीज खुसूसी कमेटी के स्पुर्द कर दी हैं। आपको एक दफा फिर से बताते चलें कि पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ जलसों, रैलियों और मुजाहरों का प्लान तैयार किया गया है और हुकूमत के खिलाफ अक्टूबर और नवंबर में जलसे करने की तजवीज पेश की गई। पहला जलसा 11 जबकि दूसरा जलसा अक्टूबर के आखिर में करने की तजवीज पेश की गई। अक्टूबर के बाद 2 जलसे नवंबर में किए जाएंगे और दिसंबर से हुकूमत के खिलाफ मुल्क भर में रैलियां निकालने का फैसला पीडीएम ने तमाम तजावीज खुसूसी कमेटी के स्पुर्द कर दी। नैब लाहौर ने शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पहली इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 1998 में शहबाज शरीफ, सुलेमान, हमजा और नुसरत के असासों की मालियत 1 करोड़ 48 लाख रुपए थी। 2018 में शहबाज शरीफ और बेनामी दारों के असासों की मालियत 7 अरब 32 करोड़ 80 लाख तक पहुंच गई। मनी लॉन्ड्रिंग में वजीर आला हाउस के मुलाजमीन निसार अहमद और अली अहमद के खिलाफ भी शवाहिद मिले हैं। निसार अहमद और अली अहमद खान का हर साल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता रहा। वफाकी हुकूमत ने पैटिफ की शर्त पर अमल दरामद करते हुए सियासतदानों और इनके बीवी बच्चों और जेर कफालत फैमिली अफराद के खिलाफ घेरा मजीद तंग कर दिया। एफबीआर ने अकाउंटेंट्स, रियल एस्टेट एजेंट्स और प्रॉपर्टी डीलर्स और ज्वेलर्स के लिए जायदाद और सोने के जेवरात और हीरे जवाहरात खरीदने वालों के कवायद एफबीआर में जमा करवाने और रजिस्ट्रेशन को लाजमी करार दे दिया। खिलाफ वर्जी पर इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कैद और जुर्माने समेत दीगर सख्त सजाएं दी जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 लाख रुपए या जायद ट्रांजैक्शंस पर रियल एस्टेट सेक्टर वर्चुअल ज्वेलर्स को खरीदार से फॉर्म पुर करवाना लाजिम होगा, जबकि खरीदार को कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड, राबिता नंबर, रकम अदायगी का जरिया भी बताना पड़ेगा। इन रेगुलेशंस के तहत खरीदो फरोख्त में मालिकान और बेनिफिशियल ऑनर्स में अगर कोई सियासी लोग पार्टनर या शराकतदार हों तो उनके बारे में भी मालूमात फराहम करना होंगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं नैब को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कौमी एहतसाब ब्यूरो एक आंख से महरूम है, इसे सिर्फ ऑपोजिशन नजर आती है, इसकी हुकूमत को देखने वाली आंख अंधी हो चुकी है। जी बिल्कुल, एटीसी के बाद ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी। हुक्मरानों से निजात तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। इमरान अहमद न्याजी ने दोबारा एक इंतकामी एजेंडा के तहत सियासी महाजराई का सफर शुरू कर दिया है और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारे सदर जनाब शहबाज शरीफ साहब को दीदा दलेरी के साथ नैब गर्दी का निशाना बनाते हुए गिरफ्तार किया गया है। एपीसी के बाद जिस रफ्तार से नोटिस जारी कर रहा है कि अगर किसी बच्चे को भी कोई मुगालता था नैब के बारे में कि नैब क्या है, वो मुगालता भी दूर हो जाए कि नैब इमरान गठजोड़ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के लिए अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और मुल्क की मईशत लीडर ऑफ अपोजिशन की गिरफ्तारी के साथ 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट गिर जाती है। दुनिया में खबरें छप रही हैं कि पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इससे मुल्क का वकार तबाह हो रहा है। पाकिस्तान में जो मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन है उससे दुनिया में पाकिस्तान को एक रिप्रेसिव स्टेट के तौर पे पहचाना जा रहा है। पकड़ो और केस बना दो। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि चेयरमैन नैब का तकर्रुर किया, इस पर भी केस बना दें। नैब के होते मुल्क नहीं चल सकता, हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हक है, तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। आज हर शख्स हुक्मरानों से जान छुड़वाना चाहता है। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान अब्बासी ने कहा, सियासी इंतकाम का सिलसिला है जिसका मकसद सियासतदानों को बेइज्जत करना है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला नैब के लिए ये है कि वो पीएमडीसी के 6 साल की पहले अपॉइंटमेंट ढूंढे कि कैसे हुई और क्यों हुई। मैंने कहा ठीक है, अगर कोई करप्शन हुई है तो आप बताइए। नहीं, करप्शन नहीं है, रूल्स की वायलेशन। मैं कहा कौन से रूल की वायलेशन है, तो ये बताने से कासिर हैं। फिर मैंने ये कहा मुझे ये बताएं कि इससे पहले लोग कैसे लगते रहे, इसके बाद कैसे लगते रहे। हुकूमत तो प्रेसिडेंस पे चलती है, उसका कोई जवाब नहीं है। मैंने इनसे ये कहा मुझे ये बता दें इस हुकूमत को आदमी लगाए आज तक कि नहीं। मैंने इसीलिए नहीं लगाया कि जब तक नैब होगा
इस मुल्क में कोई काम नहीं होगा, क्योंकि आपका मकसद है कि सियासतदानों की बेइज्जती की जाए, वज़रा की बेइज्जती की जाए, अखबारों में दिया जाए। मैंने कहा हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन जो सरकारी अफसर है ईमानदारी के साथ नौकरी करके रिटायर हो गया, आज आप 6 साल के बाद उसको नैब के अंदर घसीट रहे हैं, किस मकसद के लिए? कि सियासतदानों को अंदर किया जाए। मुश्किल तो उसको भी आएगी, तकलीफ तो उसको भी होगी, खर्चा तो उसका भी होगा। इसका कोई जवाब है आपके पास? तो मेरी जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो नैब के हिसाब से गलत हैं, सवाए एक अपॉइंटमेंट के, चेयरमैन नैब की। तो मैं कहता हूं वो भी ये केस बना दें। वो तो बड़ा सीधा केस है, सारा पाकिस्तान कह रहा है कि चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट गलत है। तो ये आज ये तमाशा इस मुल्क में लगा हुआ है, इस तमाशे को खत्म नहीं करेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। नून मीम शीन के मुतल्लिक पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस रहे, जिन पर इनकी गिरफ्तारी अमल में आई। नून लीग बाहर चली गई, शीन लीग अंदर हो गई, सिर्फ मीम लीग रह गई है जो अब खुलकर अपना खेल खेल रही है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी पर सबसे ज्यादा खुशी मरियम सफदर ने बनाई। मीम लीग जितना ज्यादा खेलेगी इतना ज्यादा बेड़ा गर्क करेगी। अब वो मीम लीग जो है वो सुलिया हो जन गलिया विच मिर्जा यार नचे के मजदाक, ना शीन लीग है ना नून लीग है, अब मीम लीग है। मीम लीग अब खुल के जनाब अपना खेल खेल रही है और उस मीम लीग ने कल नोटिफिकेशन दिया कि आइंदा कोई पाक फौज के अफसरान से ओहदेदार मुलाकात नहीं करेगा। मोदी को अपने घर में तमाम रवायती सफारतकारी के ऊपर मबनी असूल और जवाबत बाला ताक रख के पाकिस्तान के खुशाब का जो रेक्टर है सबसे अहम, उसके ऊपर से उसका त्यारा गुजरवा कर, और उस त्यारे के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो जमीन तक के जो नक्शों को जना वो ले सकता है, वो त्यारा मंगवा के मोदी को अपने घर बुलाना जायज। और अब कोयटा के अंदर इन्होंने जलसा रखा है। पहला इन्होंने पॉलिटिकल कंधा किसका लिया? महमूद खान अचकजई साहब का, कि उसकी कोलैबोरेशन से जो 1-2 जिलों के अंदर जो उसके पास पॉपुलैरिटी या वोट बैंक है उसको इस्तेमाल करके ये कोयटा के अंदर जलसा करेंगे। पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट वाले पीडीएम, जो आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन की अलाइड पार्टीज फॉर करप्शन के फोरम में से, उसके बतन में से निकली पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट, वो पहला जलसा कोयटा में कर रहे हैं। जाना लेना देना देना। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं नवाज शरीफ सेहतमंद हैं, उन्हें वापस आना चाहिए। इंसानी हमदर्दी पर उन्हें बैरूने मुल्क जाने दिया। नवाज शरीफ ने लंदन जाकर वादा खिलाफी की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था नवाज शरीफ के लंदन जाने के बाद हमारे पास उनकी कोई रिपोर्ट नहीं आई, लंदन जाकर भी इलाज नहीं करवाया, घर ही बैठे होते। नवाज शरीफ को अदालत ने मफरूर करार दे दिया है। साइटोकिनिक परफरा डायग्नोज हुआ था, हमारे पास ही हुआ था, हम ही ने डायग्नोसिस की, हम ही ने उनका ट्रीटमेंट शुरू किया। ट्रीटमेंट शुरू करने के बाद उनकी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी, उनकी प्लेटलेट काउंट बेहतर हो गई था। अगर इम्प्रूव ना होता तो मेरा ख्याल है बाहर जाना भी उनके लिए नामुमकिन होता। तो जहाँ तक जिस बीमारी के पास साथ वो हमारे पास आए थे उसका हमने बाकायदा इलाज भी किया। और ये बताऊँ कि 6 से 8 हफ्ते लगते हैं फॉर द मेडिसिन टू बिकम इक्वली इफेक्टिव। हम लोगों ने जो बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल था थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के लिए वो दिया गया। और मेरा ख्याल है जब वो वहाँ गए हैं, इंग्लैंड पहुँचे हैं, तो 8 हफ्ते हो गए थे। प्रॉब्ली हिज प्लेटलेट्स आर डेफिनेटली स्टेबलाइज, क्योंकि हमें उसके बाद कभी प्लेटलेट की रिपोर्ट नहीं आई। इंसानी हमदर्दी के तहत एक बंदे को बाहर जाने दिया। उनकी हमारे साथ कमिटमेंट थी कि मैं आपको रेगुलरली रिपोर्ट्स भेजूंगा, मैं आपको अपने बारे में रेगुलरली बताऊंगा और उसी के मुताबिक आपकी वो जो है तोसी होती रहेगी बेल के अंदर। लेकिन मकसद ये है कि वहाँ जाके उन्होंने वादा खिलाफी की। मेरे ख्याल में तो वादा खिलाफी की क्यों, हमने तो बड़े अच्छे वो कहते हैं बेस्ट ऑफ वो कहते हैं उनकी बहुत बेहतरी सोचते हुए उनको हर तरीके से इजाज़त दी। उनका भी फ़र्ज़ बनता था कि वो हमें अपनी रिपोर्टें भेजते, ना उन्होंने रिपोर्टें भिजवाई, ना वो बात करने को तैयार थे, ना बताने को। मैं तो खुद उनके पर्सनली उनके मालिज को भी फ़ोन कर लिया। बाबरी मस्जिद शहादत केस के फैसले पर पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, फैसला शर्मनाक करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं नाम निहाद जमहूरियत में इंसाफ होता तो सरेआम जुर्म करने वाले आजाद न होते।
بھارتی سپریم کورٹ نے جانبدارانہ فیصلہ سنایا تھا۔ ہندوتوا سے متاثرہ بھارتی عدلیہ انصاف کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی۔ بابری مسجد شہادت کیس کے فیصلے پر پاکستان کی شدید الفاظ میں مذمت، فیصلہ شرمناک قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ نام نہاد جمہوریت میں انصاف ہوتا تو سر عام جرم کرنے والے آزاد نہ ہوتے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے جانبدارانہ فیصلہ سنایا تھا۔ ہندوتوا سے متاثر بھارتی عدلیہ انصاف کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے۔ بابری مسجد شہادت کیس کے فیصلے پر پاکستان کا شدید الفاظ میں مذمت، فیصلہ شرمناک قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ نام نہاد جمہوریت میں انصاف ہوتا تو سر عام جرم کرنے والے آزاد نہ ہوتے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھتے ہوئے ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں ₹2.40 فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا۔ جی ہاں، حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ موجودہ قیمتوں کا اطلاق 15 اکتوبر تک کے لیے ہوگا، جبکہ اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم ڈویژن کو بھجوائی جانے والی سمری میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کی گئی تھی۔ حکومت نے اس سے پہلے ماہ اگست کی پیٹرولیم قیمتیں ہی ستمبر میں برقرار رکھی تھیں۔ قاتل وائرس کی بات کریں، پاکستان میں کورونا سے مزید 5 مریض انتقال کر گئے۔ اموات کی تعداد 6479 ہو گئی۔ مزید 447 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریض 3,12,263 ہو گئے۔ 467 مریضوں کی حالت تشویشناک، جبکہ 2,97,000 مریض صحت یاب بھی ہو چکے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک روز میں 5 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ پنجاب میں 2,234، سندھ میں 2,297، خیبر پختونخوا میں 1,259، اسلام آباد میں 182، بلوچستان میں 145 مریض زیر علاج ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 10,13,000 ہو گئی۔ مریضوں کی تعداد 3,39,00,000 ہو گئی۔ 2,52,00,000 سے زائد مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ موذی کورونا وائرس قابو میں نہیں آ سکا۔ امریکہ سمیت دیگر ممالک میں کورونا کے وار جاری ہیں۔ امریکہ میں 2,11,000، برازیل میں 1,43,000، میکسیکو میں 77,163، روس میں 20,722، بھارت میں 97,541، ترکی میں 8,130، ایران میں 26,000، افغانستان میں 1,462 اور سعودی عرب میں 4,740 اموات ہو چکی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ منتخب نمائندوں نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو حلقوں کے مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں ترقی کے اس سفر کو پسماندہ علاقوں تک لے کر گئے۔ منتخب نمائندوں کے حلقوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ نئے پاکستان میں مفاد پرستوں کے مخصوص ایجنڈے کی رتی بھر گنجائش نہیں۔ اپوزیشن جتنا مرضی شور مچائے، حکومت مدت پوری کرے گی۔ اور یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو اپڈیٹ کرتے چلیں کہاں خبر سے۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستانی ہندوؤں نے 11 پاکستانی ہندوؤں کی بھارت میں ہلاکت کا یہ معاملہ زیر غور ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاق کابینہ ڈویژن اور وزارت داخلہ کو نوٹس بھی بھجوا دیا، جواب طلب کر لیا۔ سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کی ہے۔ صدر ہائی کورٹ بار حسیب چودھری نے موقف لیا کہ پاکستان میں بھارتی سفارت خانہ سفارتی عادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ پاکستانی حکومت اور دفتر خارجہ 11 ہندوؤں کا معاملہ مؤثر انداز سے اٹھانے میں ناکام رہا۔ عدالت نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ اور اب علاقائی خبریں۔ ورلڈ ہارٹ ڈے کے موقع پر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ماہرین طب ادویات سمیت جدہ میں مقیم پاکستانی خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ دیکھتے ہیں عمر فاروق کی اس رپورٹ میں۔
वर्ल्ड हार्ट डे के मौका पर सऊदी अरब के शहर जद्दा में माहिर न्यूट्रिशनिस्ट अदिया बहाज ने खवातीन में अमराज कल्ब से बचाव के मुतल्लिक एक तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें जद्दा में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर्स और घरेलू खवातीन ने शिरकत की। तकरीब से अदिया बहाज ने अमराज कल्ब के मुतल्लिक खवातीन को I'm Adia from CalWatch। आज 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे का ये इवेंट मुनक़िद करने का मकसद ये था कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाए, हेल्दी ईटिंग को प्रमोट किया जाए और लोगों को बताया जाए कि किस तरह हम हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर अमवात 30% जो अमवात होती हैं वो दिल के अमराज की वजह से होती हैं। और छोटी छोटी टिप्स हैं, जैसे खाना पकाने के दौरान नमक का इस्तेमाल कम करें, ख़ास तौर पे एडिड सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाए। ये एक बेसिक वजह है जो कि हमारी इस मर्ज़ को बढ़ाने में एक वजह बनती है। दूसरी चीज़ है कि ऑयल का इस्तेमाल कम किया जाए, ज़्यादा खाने में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया जाए और एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ के रूटीन में रखा जाए। डॉक्टर इरम खान ने बताया कि बढ़ते हुए सर दर्द को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमराज कल्ब के 40% मरीजों को अक्सर सर दर्द की शिकायत रहती है। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नूरुल ऐन ताहर ने टेंशन से बचाव के तरीके और डॉक्टर सना यावर और सलमा जहांजीब ने सेहत और सफाई के असूलों पर भी रोशनी डाली। तकरीब में निदा अदनान, शमाइला फैजान, शफा अहमद, एनी, राबिया दानश, महद्दत रऊफ और आशा मसरूर ने भी खुसूसी शिरकत की। और आखिर में इस खास दिन की मुनासिबत से तमाम खवातीन ने मिलकर केक काटा और ग़िज़ाइयत से भरपूर खानों से लुत्फ़ अंदोज़ हुई। वर्ल्ड हार्ट डे के गुजरांवाला से आपको अपडेट करिए, जहां पर सियालकोट रोड पर कंप्यूटर की दुकान में डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल डाकू ने दुकानदार को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए के लैपटॉप और नकदी लूट कर फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आने के बावजूद पुलिस डाकू को पकड़ने में बुरी तरह से नाकाम हो गई। आपको अपडेट कर रहे हैं गुजरांवाला से। सियालकोट रोड पर यह डकैती की वारदात रोनुमा हुई है। मोटरसाइकिल डाकू ने दुकानदार को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाकर लाखों रुपए के लैपटॉप और नकदी लूट कर फरार हो गया और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम आने पर बावजूद भी पुलिस डाकू को पकड़ने में बुरी तरह से नाकाम हो गई है। मजीद आपको बताते चले, गुजरांवाला से आपको अपडेट करें कि सियालकोट में डकैती की वारदात रोनुमा हुई है। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर ज़हीर अब्बास शराजी की ज़ेरपरस्ती ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल जारी है। शहर के बाजारों सड़कों की कुशादगी के लिए म्यूनिसिपल कमेटी ने इंसदादे तजावुज़ात ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर का इंसदादे तजावुज़ात ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए सांकलावाला चौक अवान चौक का दौरा किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर की शहर को तजावुज़ात से साफ करने तक ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहर में पुख्ता और आर्जी तजावुज़ात न सिर्फ आमदोरफ्त में रुकावट बल्कि हादिसात का भी बायस बनती है। माफिया के खिलाफ बिला तफरीक एक्शन होना चाहिए। खानेवाल को खूबसूरत शहर बनाने के लिए निजी शोबा को भी साथ शामिल किया जा रहा है। गुजरांवाला में पुलिस मुकाबला, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। डाकू डकैती की वारदात करके फरार हो रहे थे। फायरिंग में एएसआई अरशद और बाप बेटा जख्मी हो गए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुजरांवाला में पुलिस मुकाबला, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। डाकू डकैती की वारदात करके फरार हो रहे थे। फायरिंग में एएसआई अरशद और बाप बेटा जख्मी हुए। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जी हां, पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी जारी है और पुलिस से मुकाबला हुआ। पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी भी हो गए। डाकू डकैती की वारदात करके फरार हो रहे थे। फायरिंग में एएसआई अरशद और बाप बेटा जख्मी भी हुए। पुलिस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। गुजरांवाला से आपको अपडेट कर रही हैं, सर्च ऑपरेशन जारी है। मजीद बात करते हैं अली अहमद भट्ट से। अली अहमद, बताइएगा, पुलिस मुकाबला हुआ है वहां पर? हमारा राब्ता अली अहमद भट्ट से मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि गुजरांवाला में पुलिस से मुकाबला हुआ। अब रुख करते हैं साहिवाला का, जहां की थाना गल्ला मंडी के इलाके निजी होटल के करीब डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग और एक डाकू हलाक
2 फरार हो गए। साहिवाल थाना कल्लामंडी की हदूद निजी होटल के करीब डाकुओं और पुलिस के दरमियान फायरिंग हुई, जबकि एक डाकू हलाक 2 फरार हो गए। डाकू निजी होटल के करीब नाका लगाकर शहरियों से लूट मार कर रहे थे। पुलिस को देखकर डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के दौरान एक डाकू मौका पर हलाक और 2 फरार होने में कामयाब हो गए। डेरा गाजी खान थाना सिविल लाइन में डकैती की वारदात, पुलिस का बरवक्त एक्शन, ताक़ुब करने पर दोनों मुलजिम असलहा समेत गिरफ्तार कर लिए। 2 मुलजिमान ने असलहा के जोर पर सेलमैन से 7 लाख रुपए की नकदी छीन कर फरार हो रहे थे, जबकि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। डेरा गाजी खान थाना सिविल लाइन में डकैती की वारदात, पुलिस का बरवक्त एक्शन, ताक़ुब करने पर दोनों मुलजिम असलहा समेत गिरफ्तार कर लिए गए और 2 मुलजिम ने असलहे के जोर पर सेलमैन से 7 लाख रुपए की नकदी छीन कर फरार हो रहे थे। जी हां, आपको बताएं कि डेरा गाजी खान से जहां पर ये अहम खबर है, आपको बताएं कि सिविल लाइन में डकैती की वारदात रोनुमा हुई, पुलिस का बरवक्त एक्शन भी लिया गया और ताक़ुब करने पर दोनों मुलजिम असलहा समेत गिरफ्तार कर लिए गए। 2 मुलजिम ने असलहे के जोर पर 7 सेलमैन से 7 लाख रुपए की नकदी छीन कर फरार हो रहे थे। मजीद बात करते हैं हकान वाजिद अली शेख से, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये थाना सिविल लाइन के इलाके में डकैती हुई है। 2 डाकुओं ने निजी कंपनी के सेल्समैन जो रिकवरी कर आ रहे थे उनसे 7 लाख रुपए छीन कर फरार हो रहे थे। थाना सिविल लाइन के SHO बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे, क्योंकि खबर सबसे पहले।